आज की कक्षा में हम अपनी पाठ्य पुस्तक युवक भारती का एक पाठ भारती का सपूत, जिसके लेखक हैं रांगेय राघव जी, वह आगे पढ़ने जा रहे हैं। पिछली कक्षाओं में हमने इस पाठ को शुरू किया था और पेज 53 हम पढ़ चुके हैं। आज हम माफ़ कीजिए, पेज नंबर 56 हम पढ़ चुके हैं। आज हम पेज 57 पढ़ेंगे। कठिन शब्द हम देख चुके थे पिछली कक्षा में। आतुरता, जल्दबाजी, वाणी, आवाज़, कोलाहल, शोर, व्यक्त, जाहिर, कुछ, चिंतन, विचार, तारतम्य, सामंजस्य, तादात्म्य, एक रूपता, मदरसा, पाठशाला। हुकूमत का अर्थ होता है शासन। खूबियाँ का अर्थ होता है अच्छाई, अच्छाइयाँ, तथा वेदना का अर्थ है कष्ट। उत्साह, जोश, नितांत, अत्यधिक। धरना का अर्थ होता है हड़ताल, आंदोलन। अहम, अहंकार तथा अक्लमंद, बुद्धिमान। आइए अब पाठ पढ़ लेते हैं। अध्यापक रत्नहास ने एक सांस ली और पढ़ना छोड़कर कहा, यहाँ भारतेंदु हरिश्चंद्र की जीवनी लिखने वाले ने विस्तार से डिटेल में भारतेंदु की पत्नी के चिंतन को व्यक्त किया है। आज्ञा हो तो पढ़ना शुरू करूं? श्रीमती अनुराधा ने कहा, अवश्य। अच्छी बात है, कहकर उन्होंने मन्नो बीबी का चिंतन पढ़ना शुरू किया। मैं उनकी पत्नी हूँ, मैं उनके बारे में कितना जानती हूँ, यह मैं बार बार सोचने का प्रयत्न करती हूँ, किंतु मुझे लगता है कि मेरा पति उतना ही नहीं था जितना वह दिखाई देता था। व्यक्ति के रूप में यदि अपने तारतम्य से दूसरों का तादात्म्य नहीं कर पाते तो वे न अपने आप को सुखी कर पाते, न दूसरों को ही। उन्होंने हरिश्चंद्र घर पर ही अंग्रेजी और हिंदी की पाठशाला खोली थी। देखिए, यहाँ पर लेखक मन्नू देवी, जो कि रईस लाला गुलाब राय की पुत्री थी, जिनसे भारतेंदु हरिश्चंद्र का विवाह 13 वर्ष की अवस्था में
हुआ था उनके बारे में लिख रहे हैं। उनकी पत्नी कहती हैं कि उनके पति यदि अपने तारतम्य से दूसरों का तदात्म्य नहीं कर पाते तो वे न खुद सुखी होते न दूसरों को सुखी रख पाते। और उन्होंने घर पर ही अपने अंग्रेजी और हिंदी की पाठशाला खोली थी। मैंने पूछा था क्यों, आपको इसकी ज़रूरत ही क्या थी? उन्होंने कहा था, अर्थात भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कहा था। मन्नो बीबी फिर कुछ सोचने लगे थे। आप रुक क्यों गए? मैं नहीं जानता तुम समझ सकोगी या नहीं, उन्होंने अपनी धर्मपत्नी से कहा। क्यों? क्योंकि हम लोगों के पास धन है और देश भूखा है, गरीब है। सोचो तो, अंग्रेज़ों के खोले हुए स्कूल हैं, मिशन के स्कूल हैं, पर उनमें हमारी संस्कृति नहीं पढ़ाई जाती। देखिए, बहुत दुखद बात थी कि अंग्रेज़ हमारे देश पर राज तो कर ही रहे थे, परंतु हमारी संस्कृति से भी खिलवाड़ कर रहे थे। तो मन्नो बीबी ने उनसे पूछा, तो क्या आप अंग्रेजी नहीं पढ़ाएंगे यहाँ? क्योंकि अंग्रेजी तो अंग्रेज़ों की भाषा है। पढ़ाऊंगा मन्नो बीबी, पर इस मदरसे में एक भाषा को ही तो पढ़ाया जाएगा। मुझे भारतीय संस्कृति चाहिए ताकि अंग्रेजी पढ़कर लोग जान सकें कि अंग्रेज किन खूबियों की वजह से हुकूमत करते हैं, न कि काले साहब बनकर दोगलों की तरह अपनों से ही नफरत करने में घमंड कर सकें। इस देश को बहुत बहुत पढ़े लोगों की ज़रूरत है। इसके लिए नए इंसानों की एक फसल खड़ी करनी होगी। देखिए, इस गद्य में बहुत ही एक गूढ़, बहुत ही गहरी बात की गई। वह चाहते थे कि अपने स्कूल में वह हिंदुस्तान के लोगों को यह समझा सकें कि अंग्रेज़ों में आखिर ऐसी क्या खासियत है जो वो हम पर हुकूमत कर सके। और कुछ हिंदुस्तानी लोग, भारतीय लोग अपने भारतवासियों पर ही अंग्रेज़ों से पदवियां, उपाधियां, ओहदे लेकर अत्याचार करते थे और भारतीयों से ही नफरत करते थे और अपने ओहदे पर झूठा अभिमान करते थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र बहुत अच्छे से जानते थे कि हमारे देश को बहुत अधिक पढ़े लिखे लोगों की आवश्यकता है, क्योंकि अंग्रेज़ों ने आकर हमारे संस्कृति को, हमारे
पढ़ाने के तरीकों को कुचला था, ताकि भारतीय अपनी अच्छाइयाँ, अपनी भाषा के ऊपर, अपने समाज के ऊपर गर्व करना बंद कर दें और अंग्रेज़ों की गुलामी को ही अपनी नियति माने। तभी उन्होंने यह पंक्ति लिखी है कि इसके लिए नए इंसानों की एक फसल खड़ी करनी होगी, एक नया माहौल बनाना पड़ेगा। मैं उस सब को ठीक से समझ नहीं सकी थी, परंतु उनके मुख पर गहरी वेदना थी। 5 विद्यार्थियों से बढ़ते बढ़ते जब 30 विद्यार्थी हो गए, तब देवर गोकुल चंद्र और वे बातें करने लगे। दोनों स्वयं ही उस मदरसे में पढ़ाते थे और उन्होंने निश्चित करके एक अध्यापक को पढ़ाने के लिए वेतन देकर रख लिया। कुछ ही महीनों में विद्यार्थियों की संख्या इतनी बढ़ गई कि चौखंबा में स्कूल को बाबू वेणी प्रसाद के घर में ले जाया गया। आधे से ज़्यादा लड़के बिना फीस दिए पढ़ते थे। किताबें और कलम मुफ्त बंटवाते थे। जब मैं उन्हें देखती थी, तब मुझे लगता था वे बहुत प्रसन्न हो जाते थे। लगता था उनमें कोई उत्साह सा था। फिर तो वे लड़कों को मुफ्त खाना भी बंटवाने लगे। जब भारतेंदु हरिश्चंद्र अपनी पत्नी से भारतीयों की दुर्दशा की बात कर रहे थे, तो उनके चेहरे पर अजीब सी वेदना थी जो बहुत गहरी थी। बढ़ते बढ़ते उनके विद्यालय में विद्यार्थी बहुत अधिक आने लगे, जिससे उन्हें एक अध्यापक को तथा अपने छोटे भाई, जो मन्नो बीबी के देवर भी हैं, उन्हें कहना पड़ा कि विद्यार्थियों की संख्या इतनी बढ़ गई है कि स्कूल को बाबू वेणी प्रसाद के घर में शिफ्ट कर दिया गया, ले जाया गया। देखिए, अधिकतर लड़के तो फीस दे नहीं पाते थे भारतेंदु जी को। साथ ही साथ वह उन्हें किताबें और कलम भी मुफ्त बंटवाते थे। जब मैं उन्हें देखती थी, तब मुझे लगता था कि वे बहुत प्रसन्न हो जाते थे। लगता था उनमें कोई उत्साह आ जाता था और धीरे धीरे उन्होंने मुफ्त खाना भी बंटवाना शुरू किया इन गरीब बच्चों को। कश्मीरी मास्टर विश्वेश्वर प्रसाद ने न जाने क्या आज्ञा भंग की कि उन्होंने उसे निकाल दिया। वेणी प्रसाद भी उसी से जा मिला और रातों रात स्कूल घर पर ही उठवा लाए। शत्रुओं ने वही चाल चली कि वे चौखंबा में न दूसरा स्कूल चलाएं, न घर आकर धरना देने पर ही वे रोक सकें। इस हलचल में मैंने देखा
कि वे नितांत शांत थे। मैंने कहा था, वे लोग नासमझ हैं, आप क्यों ऐसों के लिए सिर खपाते हैं। उन्होंने जो मास्टर रखा था और जिस वेणी प्रसाद के घर में स्कूल खोला था, वह शत्रुओं की बातों में आ गए थे। तभी उन्होंने रातों रात स्कूल घर पर ही उठवा लिया। पर इस कठिन परिस्थिति में भी उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी और न ही उनके बर्ताव में मन्नो देवी ने कभी हलचल देखी। मन्नो देवी उन्हें कहने लगी कि ये लोग तो नासमझ हैं, आप क्यों ऐसे लोगों के लिए अपना समय व्यर्थ करते हैं, अपना सिर खपाते हैं। वे मुस्कुराए, कहा था, नासमझ नहीं है मन्नो बीबी, वे अशिक्षित हैं। वे अपने स्वार्थों के परे, स्वयं के हित के परे सोचना नहीं जानते। बीज जब धूल में मिल जाता है, तब ही वह वृक्ष बन पाता है। वे यह नहीं समझना चाहते। मुझे लगा था वह एक अहंकार था, परंतु किसका अहम था। मैंने कहा, पुरखों ने कमाकर रख दिया है ना, तभी आपका हाथ इतना खुला है। उनकी धर्म पत्नी को भी यह महसूस हुआ कि भारतेंदु को अहंकार है, ईगो है, परंतु ऐसा नहीं था। मन्नो बीबी ने आगे उन्हें कहा कि क्योंकि आपके पास इतना धन है, आपके पुरखे आपके लिए छोड़ गए हैं, तभी आप इतने सारे दान पुण्य कर पा रहे हैं। उन लोगों को अपनी ही मेहनत से धन कमाना पड़ता है, तभी वे लोग एक एक पैसा दांत से पकड़कर चलते हैं। पैसा दांत से पकड़कर चलने का अर्थ होता है बहुत समझ के, सोच समझ कर खर्च करना। वे अक्लमंद हैं। आदमी जिस पेड़ पर बैठा होता है, उसे ही तो नहीं काटता। देखिए, यहाँ पर उनकी स्वयं की पत्नी भी उन पर अविश्वास करते हुए कहती हैं कि वह अपना पैसा फिजूल खर्च कर रहे हैं और वह जिस पेड़ पर बैठे हैं उसी की डाल को काट रहे हैं। वे मेरी ओर देखते रह गए थे। उनकी घुंघराली लटें कानों पर झूल रही थीं। उनकी लंबी पर पतली आंखों में एक दूर तक डुबो देने वाली स्याह, स्याह का मतलब होता है काला, काली स्याह गहराई दिख रही थी। मानो मैं उनके सामने होकर भी नहीं थी।
भारतेंदु जी को यह समझ नहीं आ रहा था कि किस प्रकार अपनी पत्नी को वह समझाएं कि वह क्या चाहते हैं। उनके घुंघराले बाल, उनकी लंबी पतली आंखों में एक गहराई सी थी जिसमें मन्नो बीबी देखते हुए भी कुछ समझ नहीं पा रही थी। उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो वह उनके सामने बैठकर भी उनके सामने नहीं है, वो कहीं शून्य में ही ताक रहे थे। आइए अगले पृष्ठ पर चलने से पहले कठिन शब्द देख लेते हैं। बहाय, बहारी, शाह खर्ची, शाहों की तरह खर्च, उदय, विकास, तरुण, जवान, स्फूर्ति, उत्साह, चेष्टा, कोशिश, मेधा, बुद्धि, शैया, बिस्तर, रुग्ण का अर्थ होता है बीमार, मलिन का अर्थ होता है मैला, उन्मुक्त, आजाद, मुखरित, शब्दायमान, मुख से बोले, दरिद्र, गरीब, प्रचंड, भीषण, निर्भीक का अर्थ होता है निर्भय, याचक, याचना करने वाला। देखिए यहाँ पे निम्न कोटि और उच्च कोटि का अर्थ होता है। निम्न कोटि का अर्थ है नीची जाति का, नीची कोटि का। उच्च कोटि का अर्थ है खानदानी, उच्च कुल का। न्यौछावर का अर्थ है बलिदान। क्षीण काय का अर्थ है कमजोर बदन वाला, दुबला पतला। स्वार्थ, स्वयं का हित। आशुतोष का अर्थ है शीघ्र संतुष्ट होने वाला, तथा अपराजित का अर्थ है अजेय, जिसे कोई हरा न सके, पराजित न कर सके। आइए अब पाठ की तरफ मुखरित होते हैं। वे मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मैं कांच की बनी थी, जैसे वह मन्नो बीबी के आर पार देख सकते हों, जैसे हम कांच के आर पार देख सकते हैं, किसी शीशे के आसपास, शीशे के आर पार देख सकते हैं। व्यक्ति का जीवन वही तो नहीं जो उसके बाहर से झलकता है। कवि हृदय थे, अतः कविता लिखते थे। वैभव था, इसलिए दान देते थे। सुलझे हुए थे, अतः देशभक्त थे। और फिर शाह खर्ची थी, इसलिए कि पिता की यह परंपरा थी, प्रसिद्ध हो गए थे। अतः देश के बड़े बड़े पदाधिकारी, राजा और प्रसिद्ध लोग उनसे मिलते थे। वे नाटक करते थे, लिखते थे। इतना तो अधिक नहीं है,
जिए ही कितने, 34 बरस 4 महीने। मन्नू देवी कहती हैं कि उनका जीवन वो नहीं था जो बाहर से झलकता था, हृदय से तो वह कवि थे, तो सदैव कविताएं लिखते रहे। धन धान्य इतना था तो दान देते रहे। बहुत सुलझे हुए थे, अतः देश से अत्यंत प्रेम करते थे और शाह खर्च अर्थात लेविशली शाहों के जैसे खर्च करते थे, क्योंकि उनकी यह पिता के घर की परंपरा थी और इसलिए वह बहुत अधिक प्रसिद्ध भी हो गए थे। देश के बड़े बड़े राजनीतिक प्रसिद्ध लोग उनसे मिलने आते थे। वे नाटक करते थे, नाटक लिखते थे और अंत में मन्नू बीबी कहती हैं कि इतना अधिक भी नहीं लिखते थे क्योंकि उनकी उम्र बहुत अल्प थी। वे जिए ही कितना, सिर्फ 34 बरस और 4 महीने। जैसा कि हमने पढ़ा था कि उनकी मृत्यु बहुत जल्दी हो गई थी। आगे का पाठ पढ़ते हैं। अध्यापक रत्नहास ने पुस्तक बंद करते हुए कहा, यह था भारतेंदु का वह उदय का समय जब वे तरुण हो चुके थे। आपने देखा वह एक साथ ही कितने काम करते थे। रत्नहास उनकी पत्नी की कही हुई बातें पढ़ रहे थे और भारतेंदु जी के उदय का समय तभी था जब वे बहुत ही छोटी उम्र के थे, क्योंकि उनकी कुल मिला के उम्र ही बहुत कम थी। और यह बात तो सर्वविदित है कि वह एक साथ न जाने कितने काम करते थे। कहने के लिए बहुत अधिक था, करने के लिए भी बहुत कुछ था, पर उनकी उम्र बहुत कम थी। वे लेखक थे, पत्रकार थे और इसके अतिरिक्त समाज के दैनिक जीवन में उनकी कितनी दिलचस्पी थी। उस समय डिबेटिंग क्लब और यंग मेंस एसोसिएशन खोलकर उन्होंने मूक हुए देश को वाणी और स्फूर्ति देने की चेष्टा की थी। दवाखाना खोलते समय उनके मन में देश की गरीब जनता के प्रति वैसा ही प्रेम था जैसा विद्यार्थियों के प्रति था। 19 वर्ष की आयु में उनको महत्वपूर्ण व्यक्ति मान लिया गया था। इसी से उनकी मेधा स्पष्ट हो जाती है, उसी से उनकी बुद्धिमता स्पष्ट हो जाती है।